हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है और इसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाके पहले वो वीडियो देखें, आप कोर्स के बारे में देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है और आपको एक क्लियर आपके दिमाग में एक पिक्चर हो जाएगी। आज हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहाँ से बात करेंगे सर? आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहले आज बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इजाद कहाँ से हुई। आपको याद हो क्लास 10th के अंदर तो आपने एक बात पढ़ी थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये कार्बन से ही क्यों रिलेटेड होती है, कार्बन की और प्रॉपर्टीज क्या हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। अच्छा, ये सीरीज किस किस के लिए आपके लिए अच्छे फायदेमंद हो सकती है? जो बच्चे आपके क्लास 11th में आए हैं, जो बच्चे आपके क्लास 12th में हैं, जो बच्चे आपके आईआईटी करने को चाह रहे हैं और इवन जो बच्चे आपके एमएससी के अंदर भी जाने का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हद तक उन लोगों के आपके के लिए बहुत फ़ायदेमंद आपकी होगी। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिक से आपके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम कहाँ थे? हम कार्बन की बात कर रहे थे कि कार्बन को ही हमने क्यों लिया गया। ठीक है, तो इसका रीजन मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर रीजन दूंगा कि कार्बन को ही क्यों लिया, और ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको थोड़ी सी सुनने में लगे कि हमने पहले पढ़ी थी बट इस वे में हमने नहीं पढ़ी। कुछ बच्चों को ये बातें ऑलरेडी पता होंगी बट जिनको नहीं पता मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो ये हमारी सीरीज है बेटा बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेगी। तो जिनको बेसिक्स पता है अच्छी बात है, आप लोग अपने तक रखिए, और जिनको नहीं पता मैं उनको भी साथ लेके चलने के लिए ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा डेफिनेशन क्या आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, कार्बन को जो भी आपके कंपाउंड्स कंटेन करते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल देते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो बेटा कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा सर ये हमें आइसोटोप्स ही नहीं पता। तो आइसोटोप्स अगर आपको याद हो क्या होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा ना, एक्स ए जेड। तो Z क्या होता था? आपका एटॉमिक नंबर होता था, याद है? और A क्या होता था आपका? इसको आप मास नंबर भी बोल देते थे। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। कौन कौन से सर 3 आइसोटोप्स होते हैं? देख लेते हैं जी। 3 आपके आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 12 6, कार्बन 13 6 और कार्बन 14 6। देख रहे हो यहाँ पे नीचे आपका क्या है? इन तीनों का आपका एटॉमिक नंबर बेटा तीनों का सेम है, देख रहे हो, बट इनके मास नंबर आपके डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं नेचर में, तो नेचर में 98% के आसपास लगभग आपका ये वाला 12 और 6 वाला आपका ये मिलता है। अगर मैं बात करूं 13 और 6 वाला, तो ये आपका कितना मिलता है बेटा? 1.1% के आसपास, 1.1 या 1.5 भी आप बोल सकते हो। और जो बचा परसेंटेज हो गया मतलब 0.001% के आसपास आपका ये 14 और 6 वाला वहां पे आपको मिलता है। ठीक है, अगर हमारे ज्यादातर नेचर में ये वाला मिलता है ना, तो हम इसकी ही बात लेके चलते हैं और इन्हीं का कंपाउंड हम पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर दैट इज क्या है? एटॉमिक नंबर Z कितना है आपका? 6। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपका मास नंबर कितना है, तो मास नंबर कितना है बेटा? 12। तो अभी तक हमने क्या बात पढ़ी? कार्बन के 3 आइसोटोप्स। ठीक है, तीनों आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कौन सा मिलता है आपका? 12 6 वाला, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 6 और आपका मास नंबर 12। कोई डाउट? क्लियर ये वाली बात? ठीक, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब सर कार्बन को ही क्यों चुना गया? कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि कार्बन को ही लिया गया? तो इसके अंदर काफ़ी खास बात थी। अगर मैं पहली की बात करूं तो पहली क्या बात थी कि कार्बन क्या था आपका? टेट्रावैलेंट था। क्या था बेटा आपका? टेट्रावैलेंट था। टेट्रावैलेंट बोले या फिर ये आपकी टेट्रावैलेंसी शो करता था आपकी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या शो करता है बेटा? आपका टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब किसी ने कहा सर ये कैसे करता है, तो देखना कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? आपका 6 होता है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो आपका क्या आता है? 1s2 2s2 2p2। आप इसकी स्टेट बनाइए, ग्राउंड स्टेट बनाओ,
एस के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए और पी के अंदर आपने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। कोई डाउट इसमें? ये क्या है? आपकी ग्राउंड स्टेट है। जब आपका एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर जंप कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे 4, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे बेटा ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे पेयरिंग के लिए जाते हैं, और इसीलिए आपका कार्बन जो एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाता है? 4। आप बताते हो ना, ऐसे बताते हो कार्बन सर ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बॉन्ड किस लिए बना पाता है? क्योंकि इसके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। आपको मैं ऐसे भी आपको, या अगर ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, ऐसे कि आप बनाते थे 2 4 के एल एम, एल के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, या ना तो आपका ना शेयरिंग पे जाता था, और आपका ये शेयरिंग पे जाता था, ना तो ये लॉस करता था ना ये गेन करता था, ठीक है। ये बात आपको ये पता होगी ना। तो उसी चीज़ को मैंने आपको एग्जैक्ट रीज़न दिया है कि क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्रावैलेंसी वो क्यों शो करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर वो टेट्रावैलेंसी इसलिए शो करता है क्योंकि कार्बन के एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके उसके 4 बॉन्ड, 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स खाली होते हैं, और इसलिए वहाँ पे वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर हो गई पहली बात? कोई डाउट? चलिए दूसरी बात पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरी की बात करें तो दूसरी आपकी कौन सी वैलेंसी होती है? दूसरी आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक टेट्राहेड्रल। कार्बन बेटा आपका टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब बेटा जहां पे 4 बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बनाता है? आपके कार्बन 2 बॉन्ड तो ऐसे बनाता है, एक बॉन्ड जो आपका होता है बेटा, एक आपका बॉन्ड आपका एज में होता है, ठीक है, और एक बॉन्ड आपका डैश में होता है। अब किसी ने बोला सर ऐसे कैसे हो गया? तो देखो, एक कार्बन आपका ये रहा सामने, ठीक है, एक कार्बन के बॉन्ड ऊपर निकला, एक कार्बन का बॉन्ड नीचे निकला, एक कार्बन का बॉन्ड आपकी तरफ मूव करता हुआ होगा और एक कार्बन का बॉन्ड मेरी तरफ मूव करता हुआ होगा। तो इसको एज और डैश से बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके ऊपर यहाँ पे समझ में आ गया टेट्राहेड्रल, बीच में कार्बन आपकी तरफ, मेरी तरफ, एक ऊपर की तरफ मुंह है और एक नीचे की तरफ मुंह है, तो ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड के अंदर बेटा जो आपका एंगल होता है ना, अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर हो गई वाली बात? तो अभी तक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स सर कार्बन टेट्रावैलेंट आपके बनाता है क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी चीज, 4 बॉन्ड बनाने की वजह से ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर हो गई वाली बात? तीसरी बात करते हैं। कार्बन बेटा एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी शो करता है जिसको आपने क्लास 10th के अंदर किसके नाम से जाना होगा? कैटिनेशन के नाम से जाना होगा, ठीक है। कैटिनेशन के नाम से आपने जाना होगा, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग सही कर देते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। तो क्या था कैटिनेशन? आपको याद हो 10th के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। कैटिनेशन इज डिफाइंड एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में सेल्फ लिंक करना। तो कार्बन अपने ही भाई बंधुओं के साथ बड़े बड़े ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता था। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे बेटा? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको आप लिख सकते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कोई डाउट? ठीक, क्लियर हो गया? तो कार्बन को ही क्यों चुना? क्योंकि ये कैटिनेशन करता है, अपने भाई बंधुओं के साथ बड़े ही आराम से जुड़ जाता है। अगर आप इसको और देखना चाहें तो और ऐसे लंबे लंबे या ऐसे बड़े बड़े बॉन्ड आपके ऐसे बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे चूज करा। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, यहाँ पे अगली हम बात कर लेते हैं। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी बेटा आपकी? हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आपको पता होगा कि कार्बन अगर अपने बीच में, आपने ये छोटी बात 11th क्लास में पढ़ी होगी, अगर आप 11th में है तो आपने पढ़ा होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? हम इसको क्या बोलते हैं? ये कैसा बनाता है आपका? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर मैं बोलूँ कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को आप क्या बोल देते हैं कि सर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है ना। और अगर आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं तो ये क्या बोलते हैं? सर ये ट्रिपल बॉन्ड है। बट अगर आपको मैं पूछूं कि अगर ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने पाई बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे? सर एक पाई बॉन्ड है। अगर मैं पूछूं डबल बॉन्ड के अंदर आपके कितने बॉन्ड है तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पूछूं
तो आप क्या बोलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सर एक सिग्मा और 2 पाई है। अब ये कैसे है, ये बात आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अभी मगअप कर लो, थोड़ी देर के अंदर मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये ऐसी चीज़ क्यों बोली मैंने आपको। क्या बोली मैंने, सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई ए और एक सिग्मा, और आपके ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई। कैसे बनते हैं ये सिग्मा पाई बॉन्ड, चलिए जान लेते हैं। लीजिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करूँ ना बेटा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है आपकी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार आईआईटी का क्वेश्चन भी था कि अब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपकी किस बॉन्डिंग से होती है, तो आपको याद रखना है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। कैसे सर, जो मतलब एक लाइन के अंदर आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो, जो मतलब एक लाइन के अंदर होती है। दिखा देते हैं, मान लीजिए आपको पता है ना एस की स्ट्रक्चर कैसे होता है, एस का आपका ऐसे गोला स्ट्रक्चर होता है, एस वाला, ठीक है, एस का ऐसा आपका गोला स्ट्रक्चर होता है, और पी का कैसा होता है आपका ऐसा डंबल शेप में, ठीक है, पता है ना। और डी का आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो 5 स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे टाइप में, ये आपका डी होता है। ये आपने पढ़ा होगा इस मेरे हिसाब से, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये बातें आपने पहले ही थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये बातें पढ़ा दी जाती हैं। कोई नहीं तो आप समझना, सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपको मैंने बता दी, ये क्या है बेटा आपका एस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑर्बिटल की बात करो, जैसे मान लीजिए अगर एस ऑर्बिटल है और इसी के साथ अगर आपका एस ऑर्बिटल आ गया, तो इन दोनों ने कैसे ओवरलैपिंग करी, दो आए साइड कोएक्सियल एक ही लाइन के अंदर ओवरलैपिंग करी। तो जब ये इनका ओवरलैपिंग इन्होंने करी, तो यहां पे आप देखना ये सेक्शन बना आपका ये वाला, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की होगी। क्लियर हो गया। और कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपका ये एस आया और साइड से क्या आ गया आपका यहाँ पे पी आ गया, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, तो ये किसके बीच में हो रही है, एस पी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा बॉन्ड बना बेटा, आपका सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि एक बार ओवरलैपिंग हुई ना यहाँ पे, ठीक है। और साइड कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपका एक पी ऐसे आ गया, ये पी एक्स आ गया आपका, और एक पी आपका एक ऐसे आ गया, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई पी पी, तो यहाँ पे कौन सा बना आपका सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन 2005 का था, किसका था, आईआईटी का क्वेश्चन था। बताओ सिग्मा बॉन्ड इन फॉलोइंग में से किस किस की मदद से ओवरलैपिंग से हो सकते हैं, एस एस, एस पी, पी पी, डी पी। ये लिखा था सिग्मा बॉन्ड आपके किन इनमें से फॉलोइंग में से किससे नहीं हो सकते, एस एस से हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, एस पी से हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, पी पी से होते हैं, हाँ जी होते हैं, डी पी से होते हैं, नहीं जी डी पी से नहीं होते। क्यों, क्योंकि डी का आपको स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो थोड़ा, तो इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है ना, वहाँ से आपका डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है मैं बताता हूँ। तो ये 3 आपके आंसर, ये आपका आंसर कौन सा होना चाहिए था, 4th आंसर होना चाहिए था। कोई डाउट इसमें, पक्का आगे चलूँ, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, कि सर पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। आपने सिग्मा बॉन्ड के बारे में तो हमें बताया, थोड़ा पाई बॉन्ड के बारे में बताओ। तो पाई बॉन्ड बेटा आपका होता है ना, तो पाई बॉन्ड कैसा होता है आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कैसी होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब इस साइड से ये आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, ऊपर से और नीचे से ऐसे ओवरलैपिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल। ये मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं जो अच्छी अच्छी किताबों के अंदर यूज है, कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू कोलेटरल ओवरलैपिंग। प्रदीप वगैरह में नहीं मिलेगा ये वर्ड, अगर सोचो कि वहां जाके मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में कोलेटरल वर्ड यूज होता है। कैसे होती है सर ओवरलैपिंग, दो चीज देखते हैं। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करा आपने, अब मान लीजिए आप पी पी से कराना चाहते हैं, तो अगर पी आपका एक ऐसे आ गया और एक आपका पी ऐसे आ गया, इन दोनों ने अगर आपकी ऐसे ओवरलैपिंग करी, कैसे करी बेटा, ऐसे ओवरलैपिंग करी, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से आपका देखिए 2 बार ऐसे हुआ ना, तो यहाँ पे कौन सा बनता है आपका पाई बॉन्ड। एक ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है, एक नीचे वाला। और पाई बॉन्ड मतलब कि इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई। बताओ कोई डाउट हो तो।
क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं। एक आपकी इसकी तरीके से ओवरलैपिंग अगर आप बोले तो आप इसका ही बोल सकते हैं, या फिर आपको मैं थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप इसमें तो कंफ्यूज रहेंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल पाइए। आप डी वाला लीजिए, डी वाले से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक ये डी आ रहा है, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे एक और डी ले लिया। डी से समझ लो, पी पी वाला भूल जाओ जो अभी मैंने कराया, लीजिए। चलो अब बताओ यहाँ कैसे एक ही ओवरलैपिंग हुई, देख रहे हो यहाँ ओवरलैपिंग हुई, और एक ओवरलैपिंग आपको कहाँ देखने को मिल रही है? एक ओवरलैपिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। बताओ, तो जी बीच वाली ओवरलैपिंग हुई ना, इससे कौन सा रिजल्टेंट निकलता है आपका? ये कैसी हो रही है आपकी? ऐसी हो रही है ना, कैसी? कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो कोएक्सियल की वजह से कौन सा मदद मिला आपको? ये सिग्मा बॉन्ड मिला। और ये ऊपर नीचे कैसा हो रहा है बेटा? आपका पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो हाफ ये और हाफ ये, तो यानी आपका एक पाई बॉन्ड बना। समझ में आ गया? तो पाई बॉन्ड के अंदर आपका क्या होता है बेटा कि आपका एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर हो गया पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ठीक है। और ये एटॉमिक, ये ओवरलैपिंग हो किसकी रही है? ये ओवरलैपिंग हो किसकी रही है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है। बताओ क्लियर? पक्का? चलो कुछ पॉइंट यहां बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। पहला पॉइंट समझना नोट के अंदर, पहला पॉइंट, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है ना, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है बेटा? आपका स्ट्रॉन्ग होता है। अरे सर अभी तक तो हम पाई स्ट्रॉन्ग समझते थे, नहीं, सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सर क्या बोल रहे हो आपने? हमने तो पहली बार रीजन सुना है। सुनो सुनो सुनो, क्यों होता है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर ना आपकी ओवरलैपिंग देखो, पीछे जाओ, ओवरलैपिंग देखो कितनी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों आपस में एक साथ ऐसे जुड़ रहे हैं। पाई में देखना, पाई में इनके बीच में दूर ये नहीं दिख रही, दूरी नहीं दिख रही इनके बीच में आपको। इनके बीच में बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी किसमें होती है? आपकी सिग्मा के अंदर होती है। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि सर सिग्मा बॉन्ड आपके स्ट्रांग होते हैं पाई बॉन्ड से। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में बेटा? आपके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में। क्लियर हो गई बात ये? ठीक। अच्छा जी, तो सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा? जो आपका पाई बॉन्ड होता है ना, विच इट इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने किसके लिए बोली? ये मैंने रिएक्टिविटी के लिए बोली। किसके लिए बोली बेटा मैंने? ये रिएक्टिविटी के लिए बोली। तो अपने दिमाग में अब ये बात हमेशा फिक्स कर लो, बुरे वो मत देखना कि सर हमने देखा था कि डबल बॉन्ड टूटने में ज्यादा एनर्जी लेता है, ये लेता है। नहीं, जो आपको रिएक्शन में बता रहा हूं मैं वो पॉइंट याद रखो, आगे तक काम आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। क्या कॉन्सेप्ट? सर सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। किसके कंपैरिजन में? इन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उस वजह से आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका पाई बॉन्ड होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गई वाली बातें? बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? वाली सारी बातें हो गई? चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनवा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमने लिखा स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां हमने लिखा सिग्मा पाई बॉन्ड, यहां हमने लिखा इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके बाद हमने यहां लिख लिया बॉन्ड एंगल, और यहां लिख ली बेटा हमने शेप। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, इसके अंदर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा बहुत आसानी से। अगर मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, तो यहां पे आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। पाई बॉन्ड है क्या कोई? नहीं सर। क्या लिख दिया? (0). अगर आपके यहां पे 4 बॉन्ड आपके बन रहे हैं तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कैसी आती है? याद है स्टेरिक नंबर 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर अगर आपका 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी आती है आपकी? sp3। समझ में आ गया? इनके बीच में जो बेटा ये बॉन्ड एंगल होता है, मैंने अभी आपको बताया कितना आया था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर हो गया? सिंगल है 29 मिनट्स। और इसकी शेप कैसी होती है बेटा आपकी? टेट्रा हेड्रल। कैसी शेप होती है बेटा? टेट्रा
हेड्रल। क्लियर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपके पास ऐसा आया, कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करा हुआ है और ऐसा फॉर्म करा है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे, सर एक इस वाले का, एक इस वाले का, दो, और ये डबल बॉन्ड क्या बताता है, एक सिग्मा और एक पाई, तो एक यहाँ पे आपका सिग्मा होगा। तो कितने सिग्मा हो गए आपके यहाँ पे, 3 सिग्मा। अगर मैं पूछूं सर यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं आपके, तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, हाँ जी सर कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके जो पाई बॉन्ड कितने हो गए बेटा आपके, यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड आ गया। समझ में आ गया, कोई डाउट? इसकी जब आपका कहीं भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है वो कितनी आती है बेटा आपकी, sp2, और इनके बीच में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120। अब किसी ने पूछा कि सर ये बॉन्ड एंगल आप कैसे लिख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा क्लास 11th का हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आपको मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद अगर MOT का टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल कैसे आती है। अभी के लिए सिर्फ मगअप करो कि जहां पे भी डबल बॉन्ड आता है वहां पे हाइब्रिडेशन कितनी होती है आपकी, sp2 हो जाती है। क्लियर हो गया। और इसकी शेप कैसी आती है बेटा आपकी, यहाँ पे इसकी शेप आती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मगअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये वाली चीज हाइब्रिडेशन करनी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। क्लियर हो गया। तीसरी चीज, सर अगर कहीं कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, तो अगर कहीं कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रखा हो तो इस कार्बन के ऊपर आप देखना, पहले पूछे यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड है आपके, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर जब भी फॉर्म होता है तो मैंने बताया था कि वहां क्या होते हैं आपके, दो कितने होते हैं बेटा आपके, बताओ, मैंने बताया था एक दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होते हैं। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो कितने सिग्मा हो गए आपके, 2 सिग्मा। और यहाँ पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके, 2। यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है वो कितनी आती है बेटा आपकी, sp। और बॉन्ड एंगल पता है कितना होता है इन दोनों के बीच में, ऐसे स्ट्रेट होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना आता है बेटा, 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री। और इसकी शेप कैसी आती है आपकी, लीनियर शेप। एक और बताता हूं, ये स्टार केस है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कि अगर कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस केस के अंदर एक सिग्मा इधर, एक पाई इधर, एक सिग्मा इधर, एक पाई इधर, तो यानी 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। इस केस के अंदर बेटा इस वाले की आपकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन आती है बेटा आपकी, sp हाइब्रिडाइजेशन आती है। एंगल कितना आता है, 180 डिग्री, और शेप क्या होती है, लीनियर। ये बातें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म करा है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करा है तो वहाँ आपकी sp, और अगर आपकी लीनियर स्ट्रक्चर है तो आपके ऐसे आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक, आपको अगर याद हो, अगर आपको पता नहीं मुझे याद है कि नहीं है, कुछ आपने बातें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये बातें सीखी होंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। ये रूल होता है जो आपने क्लास 11th के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सीखा होगा। तो अगर मैं आपसे इन तीनों केस के अंदर बात करूं, ये बात एक्स्ट्रा है, मैं बता देता हूं क्योंकि आपके IIT के अंदर आने वाली है, और मैंने आपको बोला है कि मैं बेसिक और एडवांस दोनों लेके चलूंगा। अगर मैं पूछूं इन तीनों के अंदर से, तो इसके अंदर आपका एस करेक्टर कितना है, 50%। इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपका एस करेक्टर कितना आ जाएगा, तकरीबन आप बात करें तो कितना आ जाएगा, 33% के आसपास आ जाएगा ना। और अगर आप sp3 की बात करें तो तकरीबन 25। तो तीनों में एस करेक्टर किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। अरे देखो ना, ये 100% है तो 50 इसका हो गया, 50 इसका हो गया, 100 में से 33 इसका हो गया, 66 इसका हो गया। तो तीनों में से एस करेक्टर किसका ज़्यादा, सर ट्रिपल बॉन्ड का एस करेक्टर ज़्यादा, फिर आपका डबल बॉन्ड का, और फिर आपका सिंगल बॉन्ड का, यानी sp, फिर आपका sp2, और फिर आपका sp3। याद रखना कि जो अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर आपका कहीं भी है, ट्रिपल बॉन्ड है आपका, तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड किसकी ज़्यादा होती है आपकी, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको अभी क्या क्या बातें बताई, स्ट्रक्चर के बारे में बताया और ये सारी आपको बातें बताई। आई होप क्लियर आपको ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने पे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बताएं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, मान लीजिए CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड लगाते हैं, थोड़ा एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए, अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया CH3 CH2, ठीक है, और मैंने क्या करा यहाँ पे कार्बन बना दिया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन के साथ। मैंने कहा आप मुझे इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप क्या देखेंगे, सर कार्बन ने यहाँ पे क्या बना रखा है, आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई बेटा, आपकी sp हो गई। कोई डाउट? कितना सिंपल क्वेश्चन था। लीजिए एक और क्वेश्चन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने कहा इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, सर कार्बन ने यहाँ पे नीचे कितना बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो गई आपकी, sp2। बताओ कितना सिंपल था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप मल्टीपल कर सकते हैं। कार्बन ने करा यहाँ पे CH3, क्वेश्चन लिख लीजिए, CH3 हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर लिया, CH2 कर लिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या करा, कार्बन का और ले लिया, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे बोलें कि सर इस वाले कार्बन की कितनी है आपकी, तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी sp2। इस वाले कार्बन ने भी क्या कर रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी sp2। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ तो इस वाला कार्बन है एक्चुअल में क्या, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इस वाले की कितनी हो जाएगी आपकी sp3। क्लियर हो गए वाले क्वेश्चन? कोई डाउट? बहुत आसान थे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे जो IIT में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो CBSE वाले बच्चे हैं वो आगे मत देखना। इसके अंदर IIT के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि आप इसमें काउंट करें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपको मैं करा दूं यहाँ पे क्वेश्चन, तो आप देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया CH3 CH2 CH2 OH। मैंने कहा आप मुझे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बताएं कितने हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपल खोल के लिख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लीजिए खोल के लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप। बताइए यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, करिए काउंट, करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई पाई बॉन्ड है नहीं, तो कितना आंसर आ जाएगा 11 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ कोई डाउट? काउंट ही करने और कुछ नहीं करना आपको। एक और क्वेश्चन ले लो, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको कौन सा दूं मैं, चलिए आपको क्वेश्चन ऐसा देगा CH3 CH2 CN। चलिए बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई होंगे। पॉज कीजिए और बताइए कितने होंगे, काउंट करो, रजिस्टर निकाल के बैठा करो, देखो कितने होंगे। कर लिया? चलो हम करते हैं, पॉज करो और निकालना खुद से। इसको आप खोल के लिखो, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन इधर, इधर कर लीजिए, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बात भूलना नहीं, ये बात भूलने की नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पूछूं कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो येलो से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, याद करो, बताया था, भूल गए, 2 पाई 1 सिग्मा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यानी कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 8 सिग्मा बॉन्ड। पाई कितने हैं यहाँ पे, इसी के अंदर है पाई, तो यानी कितने हो गए, 2 पाई हो गए। बताओ कोई डाउट? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको कराऊँ, एक IIT का क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए एक IIT का आपका क्वेश्चन आया था, ये वाला कराते हैं। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। चलो बताओ, कोई अगर समझदार बच्चा होगा तो वो डायरेक्टली देखेगा। अब देखो आप खोल खोल के बार बार नहीं देख सकते, जिसको समझ में आ जाएगा वो डायरेक्टली इसके अंदर आपका आराम से निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा, देखो 2 इसने बनाए, 2 इधर हो गए सिग्मा बॉन्ड, इधर देखो 2 सिग्मा इधर, 3 4 5 6 7 और आपका 7, तो कितने आ गए आपके यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड। 2 यहाँ पाई, 1 यहाँ पाई, तो कितने आ गए 3 पाई। ऊपर से गया ना, कोई नहीं, खोल के कर लो यार, क्या दिक्कत है, अपने पास टाइम ही टाइम है। बट आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में टाइम नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लो अब करो काउंट,
चलो 1 2, यहाँ कितना होगा 3 4 5, इसमें कितना होता है 1 सिग्मा होता है 6 और 1 7, तो कितने आ गए 7 आ गए। ठीक है, पाई की बात करें तो यहाँ कितना आपका 1 पाई, यहाँ कितने आपके 2 पाई, कितने होगा दोनों पाई 3 पाई। क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं याद दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन, चलो ठीक है, ये आप अपना क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया तो आप आराम से कर जाएंगे। पहले आप ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करना, डायरेक्ट आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसे खोल के आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया वाला कॉन्सेप्ट? बताओ, कोई डाउट? नहीं हो गया? ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज अगर मैं हल्का सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि आज हमने क्या क्या बातें शुरू से पढ़ी। तो पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन के आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप्स आपका ये वाला, एक आपका ये। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 98% यही होता है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ये बात करी तो हम इसको ही आपका लेके चलेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि कार्बन को ही क्यों चुना गया, तो उसको हमने टेट्रावैलेंसी की चुना। ये टेट्रावैलेंसी क्या आती है? क्योंकि यहाँ पे सर 4 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 4 ही आपके बॉन्डिंग में जाते हैं। ये मैंने आपको अपर लेवल की बात बताई, 10th के अंदर आप ऐसे करके आए हुए ऑलरेडी। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ जो शेप होती है वो कैसी होती है? आपकी टेट्राहेड शेप होती है। कार्बन एक ऊपर एक नीचे, एक आपकी तरफ फेस करता हुआ और एक मेरी तरफ फेस करता हुआ, इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना आता है मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका 1 सिग्मा आता है, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई आता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई आता है। उसके बाद इनका रीजन मैंने आपको दिया कि ये ऐसा होता क्यों है। ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? साइड बाय साइड अगर आपका यहाँ कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, उस वजह से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, SS PP की वजह से आपका ये फॉर्म हो जाता है। अगर PP को आप वैसे लेके आए ना तो वहाँ पाई फॉर्म हो जाता है, बट सिग्मा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पूछें कि ये किसमें फॉर्म हो सकता है आपका, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप DD लेंगे तो वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगर आप P और DP भी लेंगे तो भी आपका एक तरीके से अगर आप चाहें तो फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने मेरे से सिग्मा और पाई पढ़े, मैं आपको बताऊं तो अभी डेल्टा बॉन्ड भी होता है जहां 5 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बट वो आपके कोर्स में अभी है ही नहीं। वो बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा MSc वाले बच्चे भी करते हैं, तो उनको कराने की नीड नहीं है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और वहां मैं करा दूंगा ये बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है किससे? पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपकी अच्छी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और रिएक्टिविटी वाइज कौन सा अच्छा होता है बेटा? आपका पाई बॉन्ड अच्छा होता है। उसके बाद मैंने आपको ये टेबल बनवाई जहां पे मैंने आपको ये बॉन्ड्स के बारे में बताया, और यहाँ पे मैंने एक चीज बताई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एक्स करेक्टर पे डिपेंड करती है। तो SP के अंदर आपका 50% आता है, इसके अंदर आप बात करें तो 33 आता है, और इसके अंदर आपका कितना आता है? 25% आता है एस करेक्टर। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की। आप इसको हाईलाइट करके पॉइंट को लिख लीजिए क्योंकि काफ़ी जगह आपका डायरेक्ट यूज़ होगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन दिखाएं कि आप मुझे इसकी हाइब्रिडेशन बताएंगे, उसकी बताएं। हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन करें। उसके बाद हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नंबर निकालने वाले क्वेश्चन करें, और फिर मैंने आपको एक आध अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे कराया। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले इसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, थम्स अप दिए बिना ज़रूर बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।